अब हम आपको ये बताएंगे कि ताइवान का नाम सुनकर चीन इतना चिढ़ क्यों जाता है, इतने गुस्से में क्यों आ जाता है। ताइवान भारत से 4000 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान के लोग ऐसा नहीं मानते, बल्कि ताइवान की सरकार का तो यह मानना है कि ताइवान ही असली चीन है, जिसका असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिस चीन को पूरी दुनिया में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है और जहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वो एक नकली देश है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन में बनने वाले नकली सामान की तरह चीन का अस्तित्व भी पूरी तरह नकली है। 2 दिन पहले यानी इस महीने की 21 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन के अत्याचारों और उसके खतरनाक इरादों पर खुलकर बात की थी। और उन्होंने चीन पर यह आरोप भी लगाया था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला है। खुलकर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन चीन को यह इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया और चीन इस बात से चिढ़ गया कि वियॉन ने ताइवान के विदेश मंत्री को मंच क्यों दिया और उन्हें ताइवान का विदेश मंत्री कहकर क्यों संबोधित किया, क्योंकि चीन मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान कोई अलग देश नहीं है और एक ना एक दिन ताइवान को चीन में मिला लिया जाएगा, यानी ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन चीन को वियॉन पर ताइवान के विदेश मंत्री का यह इंटरव्यू इतना नागवार गुजरा कि भारत में चीन के दूतावास को चिट्ठी लिखकर हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल का विरोध करना पड़ा। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता द्वारा लिखी गई यह चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाऊंगा और इसमें जो लिखा है वो भी आज आपको जानना चाहिए। यह चिट्ठी चीन के दूतावास ने मुझे संबोधित की है, मेरे नाम से भेजी है। और देखिए उसमें ये क्या लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि वियॉन चैनल ने 21 अक्टूबर 2020 को ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया और फिर आगे लिख रहे हैं, इट सीरियसली वायलेटेड वन चाइना प्रिंसिपल एंड सेंट कंप्लीटली रॉन्ग मैसेज टू इंडियन पीपल। द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया लॉजेस फर्म ऑपोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियॉन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अथॉरिटी separatist activities disregarding Indian government's long standing position। यहां पर आपको यह समझना होगा कि चीन का दूतावास अगर वियॉन को, और मुझे यह चिट्ठी लिख रहा है जिसको ये प्रोटेस्ट लेटर कह रहे हैं, इसका उन्होंने शीर्षक भी जो दिया है वो है प्रोटेस्ट लेटर फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी स्पोक्सपर्सन ऑन वियॉन ताइवान रिलेटेड इंटरव्यू। तो कोई भी दूतावास जब इस तरह की चिट्ठी लिखता है तो तभी लिखता है जब उसकी सरकार उसे ऐसी चिट्ठी लिखने के लिए कहती है। तो इसका पहला मतलब यह है कि चीन में, वैसे तो चीन ने वियॉन को ब्लॉक कर रखा है, वियॉन को देखना चीन में प्रतिबंधित है, लेकिन चीन की सरकार लगातार वियॉन को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। चीन की सरकार ने भारत में चीन के दूतावास को यह निर्देश दिए होंगे कि वो वियॉन को यह चिट्ठी लिखे और वियॉन को यह बताए कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया है। हम ऐसी चिट्ठियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इस चिट्ठी का जवाब जरूर उन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चिट्ठी को आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। इस चिट्ठी में चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा साबित करने के लिए कई तर्क दिए हैं। बार बार यह साबित करने की कोशिश की है कि वो ताइवान को अलग देश मानने वालों से खुश नहीं। चीन को खुश करना हमारा कर्तव्य है भी नहीं, हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम चीन को खुश रखें। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पत्रकारिता की वजह से चीन आज नाराज है और उसे चिट्ठी लिखकर हमारा विरोध करना पड़ रहा है। इससे मीडिया की ताकत का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि यहां बैठे हुए मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है कि यहां बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर चीन की सरकार वियॉन से परेशान हो रही है। ताइवान पर चीन के दावे की सच्चाई क्या है और ताइवान को लेकर चीन कैसे पिछले 70 वर्षों से झूठ बोल रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ताइवान के विदेश मंत्री की वो बातें सुनिए जो उन्होंने वियॉन को दिए इंटरव्यू में कही हैं और जिनसे चीन इतना नाराज हो गया है। A new report says that China is building up its military presence to invade Taiwan. What is your assessment? It is true that the Chinese are building up their military targeting at Taiwan.
not only they try to build up their missile capabilities, but they also try to build up their conventional capabilities. And I think the target is Taiwan. It's no doubt about it. They're also trying to intensify their military activities around Taiwan. In the last couple of months, we saw the Chinese military activities, especially the activities in the air, have been increasing tremendously. I think what is even more alarming is that the Chinese government does not hide its intention that they may want to use force against Taiwan. So we have been trying to beef up our own defense capabilities to prevent China from thinking that they can take Taiwan over very quickly. The Chinese military is also intruding into the disputed area in East China Sea. They also try to build up their military installations in the South China Sea. And there was also border conflict with India, where the Chinese have been increasing their military deployment. And this is very alarming that China seems to be expanding its force of authoritarianism. Yesterday we ran a detailed report, Dr. Wu, on how much this pandemic has cost the world. People who contract the virus, their body never fully recovers, so there's a cost on your body. Families are going into debt because the cost of treatment is high. And countries are suffering because jobs are being lost, the economies have suffered. Can China be held accountable in a court of law for such a pandemic cover-up? And if yes, will Taiwan testify against Beijing? Well, Taiwan is not one of those countries that is affected very seriously. And if the international community wants to look at the origin of the problem and they want to do a more thorough investigation, that is something that would be very helpful in preventing the next pandemic from taking place. And if there's a need for Taiwan experts to testify or to join in this investigation, I think Taiwan will be very happy to do it. ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने इस इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात को जोर देकर कहा कि ताइवान एक अलग देश है और चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करके उसे मेनलैंड चाइना में मिलाना चाहता है। लेकिन यहां हम चीन से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने दी है और वन चाइना पॉलिसी की बात की है, हमारा सवाल यह है कि अगर वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन ये कहता है कि हमें ताइवान को उसका हिस्सा ही मानना चाहिए, तो फिर वन इंडिया पॉलिसी के तहत चीन कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा क्यों नहीं मानता? चीन भारत से एक तरफा उम्मीद क्यों कर रहा है? कुल मिलाकर चीन के दूतावास की चिट्ठी चीन के पाखंड से पर्दा उठाती है, क्योंकि एक तरफ चीन भारत की अखंडता को चोट पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ भारत की मीडिया पर यह दबाव बनाता है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा माने। हमसे चीन की यह नाराजगी कोई नई बात नहीं है। चीन न सिर्फ हमें चिट्ठी लिखकर हमारा विरोध इस तरह से कर रहा है, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि चीन कैसे हमारी जासूसी भी कर रहा है। एक पूरी लिस्ट जारी हुई थी, यह खबर लीक हो गई थी कि चीन भारत में किन किन लोगों की जासूसी कर रहा है और उस लिस्ट में मेरा नाम भी था। और आज एक बार फिर इस चिट्ठी में मेरे नाम ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने एक बार फिर से हमें रोकने की कोशिश की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी इस देश के लोगों की, जिसमें नेता भी थे, मंत्री भी थे, सैन्य अधिकारी भी थे। ये सब लिस्ट उन लोगों की थी जिन पर चीन जासूसी कर रहा है, जिनके फोन चीन सुन रहा है, देख रहा है और जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चीन लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। ये लोग कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इन सब लोगों की प्रोफाइलिंग चीन कर रहा था। और उसमें जब मीडिया के लोगों की बात आई थी तो जी न्यूज का नाम था, उसमें मेरा भी नाम था। और अब इस तरह की चिट्ठी आना, इससे आप ये समझ सकते हैं कि वैसे तो व्योन चाइना में ब्लॉक्ड है, लेकिन व्योन पर चीन किस हद तक और जी मीडिया पर चीन किस हद तक नजर रखे हुए है। लेकिन चीन के दूतावास की इस चिट्ठी के बाद ताइवान की सरकार की तरफ से भी एक और चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में ताइवान ने चीन के इन सभी दावों को खारिज किया है और कहा है कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी एक ट्वीट करके व्योन चैनल की तारीफ की है और कहा है कि चीन भारत में
प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें खुशी है वियॉन चीन के सामने डट कर खड़ा हुआ है, ऐसा कहना है ताइवान के सरकार का। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके वियॉन के बारे में लिखा है, उस इंटरव्यू के बारे में लिखा है और वियॉन की तारीफ की है कि वियॉन आज अकेले अपने दम पर चीन से टक्कर ले रहा है। यानी अब यह मामला जो है यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया है और इसके पीछे है वियॉन की वो हिम्मत जो पहले दिन से वियॉन ने दिखाई है जब से कोरोना वायरस को लेकर हमने चीन को एक्सपोज करना शुरू किया था। इतना ही नहीं, वियॉन पर दिखाया गया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू और उस पर चीन की प्रतिक्रिया आज ताइवान के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स पर छाई हुई है और वहां के सभी न्यूज चैनल्स की यह पहली हेडलाइन बनी हुई है। उसके भी कुछ अंश आप देखिए। Taiwan is on the front line, and we protect ourselves, not just to protect our own sovereignty and protect our own territory. We are also trying to protect freedom and democracy. 接受印度新闻台专访，外交部长吴钊燮指出，对岸武力犯台威胁见长。但翻开民进党最新民调，民众是否担心大陆武力犯台？对比9月和10月，虽然增长1%。तो आपने देखा कि ताइवान में भी यही खबर छाई हुई है और ताइवान के न्यूज चैनल्स भी इस समय वियॉन के बारे में बात कर रहे हैं और उस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं जिससे चीन को बहुत परेशानी हुई है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा और हम आपको ये बताएंगे भी कि चीन और ताइवान का विवाद क्या है और चीन कैसे ताइवान पर कब्जा करके उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन इसकी शुरुआत हमें एक ताज़ा घटनाक्रम से करनी होगी। हर साल 10 अक्टूबर को ताइवान अपना नेशनल डे मनाता है। इस दिन दुनिया भर में ताइवान के डिप्लोमेट्स अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से देश फिजी में आयोजित किया गया, लेकिन चीन को यह बात पसंद नहीं आई और चीन के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की और ताइवान के डिप्लोमेट्स के साथ हिंसा की और इस हिंसा में घायल ताइवान के एक डिप्लोमेट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद से ताइवान और चीन का विवाद एक बार फिर से विवादों में आ गया। ताइवान के नेशनल डे से ठीक पहले भारत में चीन के दूतावास ने एक नोट जारी करके कहा था कि भारत का मीडिया ताइवान को अलग देश कहकर ना बुलाए और वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन ना करे। और आपको याद होगा ताइवान के नेशनल डे पर वियॉन पर एक आधे घंटे का प्रोग्राम चला था ताइवान के नेशनल डे को लेकर, जिस पर चीन ने उस दिन भी आपत्ति जताई थी। लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में प्रेस को पूरी आजादी है और तमाम विवादों के बावजूद भारत में अभी मीडिया की आजादी बरकरार है और हमें पत्रकारिता का पाठ चीन सिखा नहीं सकता क्योंकि भारत में फ्री प्रेस है। इसलिए आज हम खुलकर चीन के विस्तारवाद की हकीकत बताएंगे और यह भी बताएंगे कि दुनिया चीन के खिलाफ कैसे एकजुट होती जा रही है। तिब्बत की तरह ताइवान भी चीन की एक दुखती रग है। चीन इन दोनों देशों को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है और पूरी दुनिया के ज्यादातर देश भी अब तक वन चाइना पॉलिसी से सहमत रहे हैं। लेकिन अब समय बदलने लगा है और दुनिया चीन के इस दावे पर सवाल उठा रही है क्योंकि चीन बाकी देशों की अखंडता का सम्मान करना अभी तक सीखा नहीं है और भारत के साथ चीन का सीमा विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज हम भारत की नहीं ताइवान की बात करेंगे। चीन और ताइवान के विवाद पर अभी दुनिया में 3 तरह के मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है, कुछ कहते हैं चीन ताइवान का हिस्सा है, जबकि कुछ मानते हैं कि चीन एक अलग देश है और ताइवान अलग देश है। ये 3 अलग अलग मत हैं। ताइवान भारत के पूर्व में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी चीन से दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। ताइवान का आकार भारत के केरल राज्य के बराबर है जिसकी जनसंख्या करीब 2 करोड़ 40 लाख है। बहुत छोटा देश है और इसलिए ताइवान का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में औसतन 382 लोग रहते हैं, जबकि ताइवान में 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में 651 लोग रहते हैं। जीडीपी के हिसाब से ताइवान की प्रति व्यक्ति आय 18,82,000 रुपए है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय 7 लाख रुपए है। यानी ताइवान के लोग चीन के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा अमीर हैं। ताइवान में लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस मामले में ताइवान यूरोप के भी ज्यादातर देशों से बहुत आगे है और ताइवान की यही समृद्धि चीन के लालच की एक बड़ी वजह है। ताइवान में रहने वाले 95% लोग हान चाइनीज मूल के हैं। चीन में रहने वाले 92% लोग भी इसी मूल के हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि
जो ताइवान में लोग रहते हैं और चीन की 92% आबादी एक ही मूल के हैं। और यही वजह है कि ताइवान खुद को असली चीन बताता है, जबकि चीन का दावा है कि वो असली चीन है और ताइवान उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर चीन के चिंग वंश का शासन था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मेनलैंड चाइना से बड़ी संख्या में प्रवासी ताइवान पहुंचने लगे, क्योंकि इन लोगों के लिए अलग अलग कारणों से चीन में जीवन जीना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन वर्ष 1885 में जापान और चीन के बीच हुए पहले युद्ध में जापान की जीत हुई और चिंग वंश ने ताइवान को जापान को सौंप दिया, यानी ताइवान जापान के हिस्से में आ गया और कुछ समय के लिए दुनिया ने ताइवान को भुला दिया। इस दौरान चीन में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया और इसी दौरान वर्ष 1911 में चीन में सन यात सेन के नेतृत्व में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इस चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य लोकतंत्र, दूसरा मजबूत अर्थव्यवस्था और तीसरा राष्ट्रवाद। यह उस समय चीन की सबसे बड़ी पार्टी थी और इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। इनमें चीन के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे। चीन की स्थानीय भाषा में इसे कोमितांग पार्टी कहा जाता था और कोमितांग का अर्थ होता है राष्ट्रवादी, और इसी पार्टी ने चीन का नाम सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा था। लेकिन इसी दौरान इस राष्ट्रवादी पार्टी से चीन की एक अलग पार्टी बन गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस पार्टी से अलग हो गई, यानी इस पार्टी के 2 हिस्से हो गए और दोनों हिस्से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इसके बाद चीन में राजनीतिक स्थितियां बदलने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत होने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चीन के राष्ट्रवादियों को गृह युद्ध में हरा दिया। माओ से गृह युद्ध हारने के बाद चीन की सेना के एक जनरल, जो चीन के राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे, वो भागकर ताइवान पहुंच गए। इस जनरल का नाम था चियांग काई शेक। इस जनरल ने ताइवान में कोमितांग पार्टी की अपनी सरकार बनाई और ताइवान पर शासन करने लगे। अब क्योंकि कोमितांग पार्टी ने ही रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी पार्टी से टूटकर निकली थी, इसलिए ताइवान शिफ्ट होने के बाद कोमितांग पार्टी ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि असली रिपब्लिक ऑफ चाइना हम हैं और कहा कि मेनलैंड चाइना इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। यानी इस सिद्धांत के हिसाब से जो ताइवान है वो असली चीन है और जो असली चीन जिसे हम मानते हैं मेनलैंड चाइना, वो ताइवान का हिस्सा है। इसी दावे से चिढ़कर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने देश का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक दुनिया भी रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को ही असली चीन मानती रही। यहां तक कि सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद में भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही स्थायी सदस्य बनाया गया था, ना कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। तो सोचिए, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी चाइना की ही ओरिजिनल मेंबरशिप थी ताइवान के नाम से, यानी ताइवान को मेंबरशिप मिली थी, मेनलैंड चाइना को नहीं। लेकिन 1971 में पाकिस्तानियों की मदद से चीन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ और चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चीन मानना शुरू कर दिया और पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया और वो आज भी स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का बना हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि ये ताइवान के करोड़ों लोगों के साथ धोखा था, लेकिन अमेरिका जैसे देश ने अपने लालच की वजह से यह सब होने दिया। लेकिन जो समय का चक्र है वो ऐसे पलटता है कि देखिए, आज वही चाइना और वही अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन की एंट्री यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में करवाई थी। हैरानी की बात यह है कि ताइवान के लोग आज अपने देश के पासपोर्ट पर पूरी दुनिया में तो घूम सकते हैं, लेकिन वो इस पासपोर्ट को लेकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि वर्ष 1987 तक ताइवान में भी तानाशाही थी। जैसे चीन में तानाशाही है, वैसे ही ताइवान में भी 1987 तक तानाशाही थी। 1987 में जब ताइवान के शासक चियांग काई शेक की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र चियांग चिंग कुओ सत्ता में आए और उन्होंने ताइवान में लोकतंत्र के दरवाजे खोलने शुरू किए।
इसके बाद वर्ष 1996 में पहली बार ताइवान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और इन चुनावों में ताइवान की राष्ट्रवादी कोमितांग पार्टी की जीत हुई। कोमितांग पार्टी का मानना है कि पूरे चीन पर ताइवान का अधिकार है, लेकिन आगे चलकर जब ताइवान में विपक्ष मजबूत हुआ तो एक नई पार्टी का उदय हुआ और उस पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी। डीपीपी के पास फिलहाल ताइवान की सत्ता है, यानी इस समय ताइवान में इसी डीपीपी पार्टी की सरकार है और ताइवान के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम है साई इंग वेन। लेकिन कोमितांग और डीपीपी की विचारधारा के बीच एक बहुत बुनियादी फर्क यह है कि जहां कोमितांग चीन को अपना हिस्सा मानती है, वहीं डीपीपी चीन को एक अलग देश और ताइवान को एक अलग देश मानती है। लेकिन चीन को दोनों ही दावे पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। हालांकि दुनिया के कुछ छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही असली चीन मानते हैं और ताइवान को चाइनीज ताइपे कहकर बुलाते हैं। ये वो नाम है जो चीन ने ताइवान को दिया है। चीन ताइवान को चाइनीज ताइपे कहकर बुलाता है। भारत भी औपचारिक रूप से ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, ये आपको जानने की जरूरत है। भारत भी ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है और इसे चाइनीज ताइपे कहकर ही बुलाता है और वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वन चाइना पॉलिसी की फिर से समीक्षा करने का समय आ गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हो सकता है भारत जरूर ये मानता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि भारत का प्रेस भी यही माने। और यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम भारत में ही यहां खड़े होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताइवान को अलग देश ही होना चाहिए, क्योंकि चीन खुद को तो अखंड चीन के तौर पर दिखाता है, लेकिन उसे दूसरे देशों की अखंडता दिखाई नहीं देती। चीन कश्मीर के भी कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। चीन को इस बात पर भी ऐतराज है कि भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर उसे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में क्यों बांट दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश के भी एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग हिस्सों में बांटने का फैसला, ये सब भारत की संसद ने किया था लोकतांत्रिक तरीके से। भारत के लोगों ने किया है, भारत की सरकार ने किया है, भारत की संसद ने किया है। लेकिन भारत की संसद का यह फैसला चीन को मंजूर नहीं है और वो आज भी ये कहता है कि उसे यह फैसला मंजूर नहीं। और सबसे बड़ी बात, फारूक अब्दुल्ला जैसे जो नेता हैं कश्मीर के, वो आज भी ये कहते हैं कि चीन की मदद से वो धारा 370 की दोबारा बहाली करा लेंगे, यानी चीन उनकी मदद करेगा। लेकिन जब कोई ताइवान, लद्दाख और हांगकांग को चीन का हिस्सा मानने से इनकार कर देता है तो चीन को बड़ा बुरा लगता है और चीन आजाद और लोकतांत्रिक देशों की प्रेस को नसीहतें देने लगता है। आपको यह भी याद होगा कि जब भारत के नेता अरुणाचल प्रदेश जाते हैं या जब अमेरिका के राजदूत अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए गए थे तो चीन इस पर सख्त आपत्ति जताता है। वो कहता है कि आपके लोग, आपकी सरकार के लोग अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। आपने ये भी देखा होगा कि चीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी पूरी मान्यता देता है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानता है और चीन के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। तब वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। चीन भूल जाता है कि भारत में मीडिया को पूरी आजादी है और भारत की मीडिया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर नहीं चलती। और यही बात आज हम यहां से उनको बताना चाहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.